Hello guys, today we are starting a new subject that is economics for finance। तो जो अपन अपना 8th नंबर का पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसी का सेकंड पार्ट एक तरीके से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो एक बार बता देता हूँ आपको, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, अब उसमें और क्या ऐड हो गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका पेपर नंबर 8। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो सेकंड पार्ट है वो है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, जो कि नए सिलेबस से ही एंटर हुआ था। अब देखिए इसमें होता क्या है। जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपका होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि ये ऑलमोस्ट पूरा ही क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सिंपल है। वेरी सिंपल तो नहीं बोलना चाहिए पर ठीक है, सिंपल है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप ग्रुप 1 में पढ़ते हैं उससे तो काफ़ी सिंपल है ना। तो यहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब 60 में से आप 50 के ऊपर तक तो आराम से स्कोर कर सकते हैं, ईजी होता है काफ़ी। अब बचा सेकेंड पार्ट, तो वो होता है आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जिसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये होता है आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है देखा जाए तो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं है, बस ऐसा समझ लो आप कि बातें तो प्रैक्टिकल हैं, कंटेंट तो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन जो लिखने का काम है वो थ्योरी है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है, आपको टेक्स्ट फॉर्म में पूरी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 2 to 3 मार्क्स। तो ये अच्छी बात है कि आपको पंचायत करने का ज़रूरत नहीं है, आपको लंबा चौड़ा आंसर देने का ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना है। अगर आपने सही सही जवाब दिया तो 2-3 लाइन के अंदर आपको 2 या 3 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यार जब मार्क्स 2 और 3 के ही क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको बहुत सारा रामायण लिखने का ज़रूरत नहीं, बहुत खींचना नहीं है, बस टू द पॉइंट आपको जवाब देना है। ठीक बात है। और एक और जो इसमें अच्छी बात है कि अराउंड आप मान के चलिए कि 7 to 10 मार्क्स का इसमें भी प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ये भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, अपने लिए फेवरेबल पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इस सब्जेक्ट का ऐसा है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का कि एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा स्कोर कर नहीं पा रहे हैं। और उसका जो रीज़न है वो आई थिंक ये है कि आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर आपको लिखना नहीं आता है। अब सिंस ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको लिखना भी तो सीखना पड़ेगा ना, आपको लिखना भी आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो अपन जो करने वाले हैं वो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे जितना भी इसका सिलेबस है मैं खुद से पूरा लिखूं और आप भी लिखें जो मैं लिखता हूं उसको। तो एक सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर, एक टू द पॉइंट नोट्स हमारे बन जाएंगे। और इतना तो आप भी समझते हैं कि अगर एक बार कंटेंट कॉपी में आ गया तो वो आपको ईजी लगने लगता है। और ये सबके लिए है, ये एक मतलब साइकोलॉजिकल है, मैटर ही है कि भाई ऐसा होता ही है, कोई चीज़ अगर कॉपी में लिख गया तो अपन को सिंपल लगने लगता है। तो अपन कोशिश करेंगे कि पूरा लिखते भी जाएँ, है ना। तो मैं पढ़ाऊँगा स्टडी मटेरियल से ही, लेकिन मैं कंटेंट लिखते जाऊंगा, उसमें से जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है वो लिखते जाऊंगा, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन कि सिलेबस में है क्या क्या। तो देखना आप, जो आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, इसके अंदर
टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर्स आते हैं? 4 चैप्टर्स आते हैं। और वो कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। जिन लोगों ने 12th क्लास, जिनका कॉमर्स से था, उन्होंने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा ये, है ना, तो उनके लिए तो और इजी हो जाएगा। हालांकि जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, आप एकदम रिलैक्स रहिए, बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन, है ना। सेकंड जो टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस। एक सेकेंड, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। फिर जो थर्ड टॉपिक है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट, ठीक है। और जो फोर्थ आता है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स आपने 12th में पढ़ा है उससे मिलता जुलता ही होगा, पर बहुत मजेदार अच्छा कंटेंट होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आंसर्स बहुत छोटे छोटे आपको करने हैं, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट रटने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, अब इनके अंदर यूनिट्स भी हैं। चैप्टर्स तो 4 ही हैं, लेकिन इनके अंदर यूनिट्स बहुत सारी हैं। यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में आपकी 4 यूनिट्स हैं। और अपन बात करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट में 3 यूनिट्स हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में 5 यूनिट्स हैं। तो 2 और 4 6 और 3 9 और 5 14 यूनिट्स। तो देखा जाए तो टोटल 14 यूनिट्स हमको पढ़नी है। तो ऐसे लग रहा था कि यार केवल 4 ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, पर ठीक है, उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सभी के अंदर यूनिट्स हैं। टोटल 14 यूनिट्स हमको पढ़नी है। कुछ यूनिट्स बड़ी हैं और कुछ तो बहुत नॉर्मल है, एक लेक्चर में शायद हो जाएंगी कुछ यूनिट्स, तो है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, इसमें जो भी कंटेंट है वो मेनली वो कंटेंट कवर किया गया है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। नाम ही क्या, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो पूरा इकोनॉमिक्स उन्होंने कवर नहीं करा है, मेनली वो चीज़ें जो फाइनेंस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती हैं। और आप बिलीव करिए, जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि यार इन सब चीज़ों का नॉलेज हमें होना ही चाहिए। मतलब जैसे आप शेयर में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, या किसी भी फाइनेंस के फैक्टर में डील करते हैं, तो इन सबको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब नॉलेज हमें होना ही चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये सब का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इसको इंसर्ट करके आईसीआई ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है नेशनल इनकम, ठीक है। तो मैं समझाते जाऊंगा और लिखते भी जाऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ ही लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका मन भी लगा रहेगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा और नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। गलती से भी ऐसा मत करना कि कोई और लिख रहा है उसकी कॉपी कर ली, ये गलत हो जाएगा। सही तरीका ही पढ़ने का यही कि आप लिख कर पढ़ें, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट, वो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, आप लिख कर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, है ना। ओके, तो यहाँ से हम बात करते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, जो कि हमारी यूनिट नंबर 1 है। यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर 1, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम अकाउंटिंग आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, यूनिट 2 में कीन्जियन थ्योरी है, वो भी आपने 12th क्लास में शायद पढ़ी होगी, है ना। तो अभी तो अपन यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है। बहुत सुना होगा आपने जीडीपी वगैरह ऐसा कुछ, है ना। जैसे इंडिया का 7th रैंक आता है वर्ल्ड में जीडीपी के मैटर में, है ना। तो अपन को ऐसा लगता है ना कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक बिजनेस होता है, बिजनेस में भी अपन एक टोटल इनकम, उसका टोटल प्रॉफिट जानना चाहते हैं। ऐसे हर एक कंट्री भी तो जानना चाहता है कि हमने टोटल कितना कमाया साल भर में। तो उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पता चल पाता है कि किसका, मतलब कौन सा देश है जो इनकम वाइज आगे चल रहा है ना। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन खुद के जो पास्ट रिकॉर्ड है उनसे कंपेयर कर सकते हैं, भाई इस साल का नेशनल इनकम कितना है, लास्ट ईयर का नेशनल इनकम कितना था, है ना। इन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अपन इसके अंदर करेंगे, है ना। फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ, या फिर इसको ब्लैक से लिखते हैं अपन, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, पूरा स्टडी मैट से ही पढ़ेंगे, बस मैं लिखवाते जाऊंगा कुछ कुछ कंटेंट जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाए, है ना। तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, G&S, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस्ड within the domestic territory, ठीक है, in an accounting year, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब इसको समझते हैं बड़े आराम से। क्या लिखा है भाई, देखो नेशनल इनकम का मतलब क्या लिखा है, लिखा है नेट। नेट मतलब क्या? सबसे पहली बात, नेट क्या है? नेट आपने सुना होगा, जैसे डेप्रीसिएशन माइनस कर देते, ग्रॉस वैल्यू होता है उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो तो नेट आ जाता है। तो यार सिंपल सी बात है, अपन कोई भी चीज़ का जो वैल्यू होता है वो नेट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। जैसे डेप्रीसिएशन है तो वो तो घटाना ही पड़ेगा ना, तो किसी चीज़ का नेट वैल्यू ही तो मैटर करता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई एसेट है, आपने 10 लाख का खरीदा था, अभी उस पर 2 लाख का डेप्रीसिएशन लग गया तो 8 लाख का बचा। अब बताइए ज़्यादा रियलिस्टिक वैल्यू क्या है उस एसेट का? आज 8 लाख है ना। सो नेट शब्द यूज उन्होंने करा है, इस पर हालांकि बहुत डिटेल में चर्चा होगी आगे चल के। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एक साल में, नॉर्मली एक साल में अपन नेशनल इनकम देखते हैं कि हर एक ईयर कितना हुआ, तो एक साल में आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब जो भारत की सीमा है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसे ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। पर उसमें एक कमी थी, वो क्या थी कि भाई इसमें लिखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसका मतलब जो भारत की सीमा के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं केवल उनकी वैल्यू क्या नेशनल इनकम हो जाएगी? तो जवाब है नहीं। उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? अच्छे आराम से डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो बस एक इंट्रो बता रहा हूं। तो यहां लिख रहा हूं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अपने देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे उनकी वैल्यू, ठीक है, प्लस जो आपने बाहर से कमाया है वो और जोड़ दो, तो टोटल आपने जो कमाया है वही कहलाएगा आपका नेशनल इनकम। ये अभी एक जनरल मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो जो आपने घर के अंदर कमाया, जैसे आपकी खुद की इनकम की बात करो, आपने सपोज इंडिया के अंदर 10 लाख कमाया, फॉरेन से आप या फिर अब्रोड बोलना जो भी है, तो 2 लाख रुपया बाहर से कमा के ले आए, तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख। तो ऐसे ही तो किसी भी कंट्री का अगर आपको इनकम जानना है तो कैसे जानोगे? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारत की सीमा के अंदर जो आपने कमाया वो, प्लस जो बाहर से आपने नेट कमाया वो ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम, है ना। ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। वो क्या है? सब कुछ मॉड्यूल से लिख रहा हूं, मॉड्यूल का ही बता रहा हूं आपको, है ना, वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा थोड़ा ठीक करके उन्हें लिख रहा हूं ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए काम, है ना। सो ये है आगे, अकॉर्डिंग टू CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO जो होता है अपने यहाँ, वो क्या करता है? नेशनल इनकम को काउंट करने का काम करता है, मतलब नेशनल इनकम कितना होगा उसका काम CSO के पास है ना। मेनली स्टैटिस्टिक्स से जुड़े काम यही करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इसके हिसाब से नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है सुनिएगा, है ना। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated
बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ a country in the form of wages, rent, interest and profits। ठीक है, इस डेफिनेशन को अपन बाद में समझेंगे, पहले फर्स्ट डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उसमें यूज हुए एक एक वर्ड की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपको पहली बात तो वैल्यू लेना है, इसका मतलब क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसी भी देश की नेशनल इनकम को क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक साल में मिल्क प्रोड्यूस हुआ, ऑयल आपने प्रोड्यूस किया, आपने जो अनाज होता है वो प्रोड्यूस करा, आपने अदर कंज्यूमर गुड्स बनाए हैं, आपने कुछ कैपिटल गुड्स बनाए हैं, ना जाने कितने टाइप के बनाए, सबकी यूनिट अलग अलग, कोई लीटर में है, कोई केजी में है, कोई क्विंटल में है, कोई किसी और फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे केस में अपन मेजर कैसे करेंगे? फिर तो मेजर करने का एक कॉमन क्राइटेरिया क्या है कि आप वैल्यू में कर लो, भाई जो भी आपने बनाया है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो पहली बात तो नेशनल इनकम किस फॉर्म में होगी? वैल्यू फॉर्म में होगी, ध्यान रखिए आप। ठीक है, क्वांटिटी फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है, दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको लिखवाऊंगा भी, पर अभी बस जनरल बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिसमें गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस हुए ही हैं, साथ में उनकी मार्केट वैल्यू भी है। जैसे मान लीजिए आज अपन कुछ बनाकर बाजार में बेचते हैं, तो उसकी तो मार्केट वैल्यू है, तो वो तो इकोनॉमिक गुड्स हो गए। अभी मान लो मम्मा घर में खाना बना के आपको खिलाती, तो उस खाने को आप बाजार में तो बेच नहीं रहे हो, तो उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो उसको काउंट नहीं करते। कोई प्रोफेशनल सिंगर है, वो गाना कहीं पर गाता है, उसको पैसे मिलते हैं, तो वो जो इनकम है उसकी वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। पर अगर जैसे आप फ्रेंड्स बैठे हो, आप एक दूसरे को गाना सुनाते हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसे मार्केट में आप सेल नहीं कर रहे हैं, है ना। सो केवल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारत की सीमा, ऐसे समझ लीजिए आप। और इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो तो आप समझते ही। ठीक है, सो एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, उनका जो भी नेट वैल्यू होगा वही क्या होगा? नेशनल इनकम होगा। लेकिन उसमें साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? जो आपने विदेशों से कमाया है उसको भी नेट करके आपको जोड़ना पड़ेगा। नेट क्यों? क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपन से कुछ कमाते हैं, अपन उनसे कुछ कमाते हैं, तो जो नेट है उसे अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू CSO, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन दी फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समझिए आप। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी फैक्टर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि इसको अपन ऐसा कर देते हैं, हाँ, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चार मिलकर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। इनके बिना तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। तो जिससे आपने लैंड लिया होगा रेंट, तो उसको आप रेंट पे करेंगे। जिससे आपने लैंड रेंट पर लिया होगा उसको आप रेंट पे करेंगे। ठीक है, जो लेबर है उनको आप वेजेस पे करेंगे। जिनसे कैपिटल लिया है उनको आप प्रॉफिट्स पे करेंगे। प्रॉफिट्स नहीं कहना चाहिए, इंटरेस्ट कहना चाहिए। ठीक है, जिनसे आप पैसा उधार लेकर बिजनेस करेंगे उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस को चला रहा है, उसे हम प्रॉफिट्स पे करते हैं, उसे प्रॉफिट मिलता है। जो रिस्क लेता है उसको तो प्रॉफिट ही मिलता है भाई। तो समझना, इन लोगों ने जो प्रोडक्शन करा है, जैसे भारत के सारे लोगों ने मिलकर प्रोडक्शन करा है ना, पर सभी ने
रिसोर्सेज तो यही यूज करे होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो यही होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो समझना, इनको जो भी आपने पेमेंट दिया है ये इनकी इनकम हो जाएगी। ठीक बात है भाई, ये रेंट किसी ना किसी को तो मिला होगा ना, ये वेजेस किसी ना किसी को तो मिली होगी ना, इंटरेस्ट किसी को तो मिला होगा, प्रॉफिट किसी को तो मिला होगा ना। तो इन सब को अगर आप ऐड कर दें तो भी क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। ठीक बात है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो प्रोडक्शन करा है, काय का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू जो भी होगी या तो उसे नेशनल इनकम बोल दो आप, या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको आपने जो पेमेंट करा है इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के बदले, वो क्या हो जाएगा, वो नेशनल इनकम हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी सीधा बस स्टार्ट ही हुआ है, तो बहुत सारी वर्ड और बहुत सारी बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपको पूरा नॉलेज नहीं है ना। तो अभी एक जनरल बात कर रहा हूं, है ना। तो अगर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आपको क्या बताना है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। मेन शब्द क्या है, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब नेट वाली वैल्यू ही लेनी है, वो भी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी जो कहाँ प्रोड्यूस करे हैं, विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। और साथ में क्या जोड़ना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों जोड़ना है, क्योंकि आपने डोमेस्टिक टेरिटरी सब यूज करा है, तो डोमेस्टिक में मतलब घर में जो बनाकर जो बनाया है उसकी वैल्यू प्लस जो बाहर से कमाया है उसकी वैल्यू, दोनों को ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। और सीएसओ के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो भारत के निवासियों ने जो भी फैक्टर इनकम कमाई है उन सबको आप ऐड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, भारत के नॉर्मल रेसिडेंट, इस पर मैं बताऊंगा ये क्या होता है। तो अभी इतना समझ लो जो भारत में रहते हैं, तो भारत के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं उन्होंने जो भी फैक्टर इनकम कमाई है, इधर इन दी फॉर्म ऑफ रेंट या फिर वेजेस या इंटरेस्ट या प्रॉफिट, उन सबको ऐड कर दो तो भी आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक बात है। तो ये हो गई आपकी क्या, नेशनल इनकम की डेफिनेशन। अभी इसमें कुछ और बातें भी मुझे ऐड करनी है, जैसे कि आप बताइए, अपन ने एक वर्ड यूज करा है फैक्टर इनकम, तो क्या फैक्टर इनकम के अलावा भी कोई और इनकम होती है, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं और यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि आपका फैक्टर इनकम क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। हो सकता है एग्जाम में 2 नंबर का यही आ जाए, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो इन दोनों की डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो टोटल 2 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होती है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, इनकम, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, इनकम जनरेटेड for providing of goods and services। और यहां लिख रहा हूं, इनकम जनरेटेड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल, अगर आप कुछ करते हैं, आपने कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करा है, उसके बदले अगर आप कुछ कमाते हैं तो वो क्या है, फैक्टर इनकम है। ठीक है, और अगर आपको फ्री फुकट में कुछ मिल जाता है तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। अभी समझना, जैसे मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो अभी आपने कुछ करा है क्या, कोई सर्विस दी है क्या, कुछ गुड्स दिया है क्या, नहीं, आप सिंपल बूढ़ा हो गए तो आपको भाई ये पेंशन मिल रहा है, तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाए, क्योंकि ना तो आपने कोई गुड्स दिया है ना ही कोई सर्विसेज दी है। ठीक बात है। फैक्टर इनकम, भाई आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो मतलब एक तरीके से आपको वहाँ पर सैलरी या वेजेस तो मिलेगा ना, तो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए आपको सैलरी वेजेस मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम। तो अब आप बताइए, नेशनल इनकम में केवल कौन सी इनकम काउंट होनी चाहिए, जो हमने कमाई है वो, या फिर जो हमें वही मिल गई वो, समझ रहे हैं। तो जो हमने कमाई है केवल वही इनकम काउंट होती है, और वो कौन सी होती है, हमारी फैक्टर इनकम। आप इससे बोल रहा हूँ, जो आपने कुछ गुड्स या सर्विस देने के बदले कुछ कमाया है तो वो क्या है, आपकी फैक्टर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम कौन सी, जो फोकट में आपको पैसा मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल गया आपको, अभी आप बेरोजगार थे, आपको अलाउंस मिल गया, आपने ना कुछ गुड्स दिया ना सर्विस दिया, आपको फोकट में पैसा मिल गया, ट्रांसफर इनकम है ना, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। ठीक है, तो यहां लिख भी दे रहा हूं, क्या लिख देता हूं भाई, डज नॉट
बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया है, ये उल्टा लिख गया है ना। इट बिकम्स, है ना, इट बिकम्स पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ लिखना है इट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक अर्नड इनकम है, आपने कमाई है, ठीक है। ये अनअर्नड है, एक तरीके से आपको फ्री फोकट में मिल गई, है ना, ठीक है। तो हो सकता है कभी यही पूछ लें आपको, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। आप ट्रांसफर इनकम में क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया है, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। फिर आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, सैलरी मिला आपको क्योंकि आपने सर्विस दी है ना, ओके। तो ये हो गया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो अपन ने यहाँ पर जो वर्ड यूज करा था फैक्टर इनकम, उसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। हम नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम को काउंट करते हैं, ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करते हैं। जो कमाया है वही तो आपकी इनकम है यार। अभी आपके पापा ने आपको 100 रुपया दे दिया, तो क्या आपकी इनकम हो गई क्या? वो आपने कमाई है क्या? कमाई नहीं है, इनकम हो गई, वो अलग बात है ना, ओके डन। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब एक बात और है जो मैं यहीं पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ये बुक में नहीं लिखा है, पर आप आगे चल के देखोगे तो जैसे नेशनल इनकम को कई बार उन्होंने बताया है, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है। तो नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आती है। तो वो तो ठीक है, अलग अलग बार लिखते हैं तो कभी कुछ ऐसा चलता रहता है। ध्यान रखिए, नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट होती है। तो आप कैसे भी लिखें दोनों सही है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज लिखें या ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समझिए आप, जो आपके गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो आपके गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फाइनल गुड्स, एक तो होते हैं आपके फाइनल गुड्स, और दूसरे होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। हमें जानना है इन दोनों में अंतर क्या होता है। पहले नॉर्मल समझ लीजिए आप, फाइनल गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब जिनमें अब कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, जिनमें अभी और काम होना बाकी है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप मोबाइल खरीद कर लाते हैं, तो आप मोबाइल के लिए डायरेक्टली कंज्यूम ही करेंगे, यूज़ ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसको रीसेल करना है या उससे कुछ और बनाना है ना। लेकिन आप कोल लेकर आते हो, या फिर आप मिल्क लेकर आते हो क्योंकि आपको स्वीट्स बनानी है, या फिर कोई आप प्लास्टिक लेकर आते हो क्योंकि आपको प्लास्टिक के टॉयस बनाने हैं, आप लकड़ी लेकर आते हो क्योंकि आपको फर्नीचर बनाना है। तो ये सब जो इनपुट्स हैं ये सब इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, समझ रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिनमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, फाइनल गुड्स मतलब जिनमें वैल्यू ऐड हो चुकी है, अब डायरेक्टली यूज़ होना है। तो ये फाइनल और इंटरमीडिएट इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन इन्हें खरीद रहा है। भाई जैसे मिल्क है, अगर कंज्यूमर खरीद रहा है डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए तो वो वहाँ पर फाइनल गुड्स है, पर अगर कोई जो शॉपकीपर है जिसको उससे क्या करना है, मिल्क से स्वीट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो मिल्क में अभी वैल्यू एडिशन करके उसको क्या बनाएगा, स्वीट्स बनाएगा, है ना। अब इसको एक बार लिख भी लेते हैं, ठीक है। हर छोटी छोटी बात को लिखते जाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस पेज पलटनी है, आराम से हो जाएगा, है ना। सो देखिए क्या लिखा है, गुड्स विच आर used either for लिखना है ना, either for consumption और for investment, ठीक है। जैसे आपके घर में आप ट्रैक्टर लेकर आए क्योंकि आपको उससे खेती करनी है या जो भी है, तो आप बताइए कि आप कंज्यूम तो डायरेक्टली करने वाले हैं, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट के जैसा है ना।
तो अगर आप कोई चीज़ को यूज़ करने वाले हैं या तो डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं, कुछ खाने का आइटम लेकर आए, कंज्यूम कर लिया उसको, है ना, यूज़ कर लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब कोई फिक्स असेट टाइप का लेकर आए, तो उसको आपको सेल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर से आपको कुछ और बनाना है, बस ट्रैक्टर का यूज़ करना है आपको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में या कोई और काम में। तो गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर used either for resale or for further production। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं और आपका पर्पस है कि उसे रीसेल करने वाले हो, तो गारंटी है कि वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। या फिर कोई गुड्स लेकर आए और उससे आप कुछ और कन्वर्ट करने वाले, उससे कुछ और प्रोड्यूस करने वाले, तो पक्का वो क्या है, आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। तो यहां से एकदम क्लियर हो जाता है। ये दो सवाल आप अपने आप से पूछने वाले हैं। आपको जानना है कोई गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है कि नहीं, तो पूछो अपने आप से, जो आप हाथ में लिए हो, गुड्स लेकर आए हो, क्या उसको रीसेल करने वाले हो? यदि जवाब हाँ है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अगर आप उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले हैं तो वो क्या है, आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं खुद, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है, ठीक है। और देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, ये रेडी फॉर यूज होते हैं, ठीक है। दैट इज नो वैल्यू हैज टू बी एडेड इन दीज गुड्स। रेडी फॉर यूज, इनमें कुछ और वैल्यू एडिशन करने का जरूरत नहीं है। और ये क्या है, सिंपल, नॉट रेडी for use, that is value is yet to be added in such goods, ठीक है, डन। और क्या है भाई, और क्या लिख सकते हैं अपन? एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि गुड्स परचेज्ड, एक सेकेंड, वुड मतलब लकड़ी परचेज्ड बाय अ कारपेंटर। कारपेंटर मतलब जो बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, तो उसने लकड़ी खरीदा है क्योंकि उससे वो फर्नीचर बनाने वाला है। तो उसके लिए क्या है वो, अच्छा सॉरी, इसको इंटरमीडिएट गुड्स में लिखना चाहिए था, गलत लिख गया, इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स से, क्योंकि अभी तो वो लकड़ी में वैल्यू ऐड करेगा, तब जाके फर्नीचर बनेगा, है ना। और इसमें अपन लिख सकते हैं टेबल परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने टेबल खरीदी, तो आप टेबल से कुछ और बनाने वाले हो क्या? नहीं, आप टेबल को डायरेक्टली यूज़ करने वाले हो, है ना, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसे नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और यहां पर लिख रहा हूं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अच्छा, इनकम को अपन वाई से डिनोट करते हैं, तो वाई लिखूंगा तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है यार, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप क्या है, जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आए हैं, है ना, तो वो लकड़ी कोई जो होगा वुड कटर होगा वो लेकर आया होगा काट कर, उससे आपने लकड़ी खरीदी 20 रुपए की, ठीक है। उस लकड़ी का आपने क्या करा, उससे फर्नीचर बना दिया और उसको आपने मान लीजिए 80 रुपये में बेच दिया, डन। तो 20 रुपये की आपने लकड़ी खरीदी और उसमें 50 रुपये का वैल्यू एडिशन करा, हो गया 80, और फिर उसको आपने सेल कर दिया सपोज। तो बताइए प्रोडक्शन कितने का हुआ, बोलिए आप, कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ? 80 रुपये का या फिर 100 रुपये का? सोचकर जवाब देना है आपको, बोलो। या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखना आप, मान लीजिए आप कोई भी इनपुट हो सकता है, वो तो कोई भी इनपुट हो सकता है, उससे आपने प्रोडक्शन करा,
तो जो आप प्रोडक्शन करोगे उसकी जो वैल्यू होगी उसी को तो नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, ये 20 का क्या था, वुड था, और 80 का क्या है, टेबल। अब आप मुझे बताइए 80 रुपये की थोड़ा ज़्यादा कम हो गया अमाउंट, है ना, इतना सस्ता टेबल तो कहीं नहीं मिलता होगा, पर ठीक है, अपना तो एग्जाम्पल है। तो देखना इस 80 रुपये में, ध्यान से सोचना, इस 80 रुपये में क्या ये 20 रुपये भी शामिल है? हाँ ऑब्वियसली यार, जब 80 रुपये का आप टेबल बेच रहे हो तो उसके अंदर 20 रुपये का फर्नीचर भी शामिल है ना, मतलब लकड़ी भी तो शामिल है ना। तो इसका मतलब अगर आप 20 और 80 100 रुपये काउंट करोगे ना तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 20 रुपये का लकड़ी भी जोड़ लिया और 80 रुपये जो टेबल का है उसमें 20 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो भी जोड़ लिया, तो टोटल 100 हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो फिर उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि भाई साहब आप क्या करिए, केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू लीजिए, और फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी है, 80 रुपये, तो केवल 80 रुपये लो ना यार। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। जैसे कोई स्वीट्स बना रहा है, अभी वो 100 रुपये का मिल्क लेकर आया और उसने क्या करा कि उसको स्वीट्स में कन्वर्ट करके उसको 300 रुपये में बेच दिया। अब बताइए जब 300 रुपये की स्वीट्स बेची तो उसमें मिल्क की कॉस्ट भी शामिल थी ना। अब आप ऐसा करोगे 100 का मिल्क और 300 का स्वीट तो 400 हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, 300 रुपये में 100 रुपये भी तो शामिल है, तो फिर आपको 300 ही लेना है। सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ही आपको नेशनल इनकम में काउंट करनी होती है। तो नेशनल इनकम की जब भी डेफिनेशन आप लिखें तो प्लीज़ आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल शब्द जरूर यूज़ करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो पहली अपनी हेडिंग क्या थी, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो एक छोटा सा डिस्कशन था नेशनल इनकम पर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कहां पर, सेकेंड हेडिंग पर। सेकेंड हेडिंग क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को मेजर करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये तो बड़ी आसानी से समझ में आएगी, मैं लिखते जाऊंगा आपको समझ में आते जाएंगे, है ना, पर एग्जाम में तो लिखने की प्रैक्टिस करनी ही है, तो अच्छे से लिखते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, टू एनालाइज एंड इवेल्युएट द शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब बताइए जैसे आप बिजनेस करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आप क्या करते हैं, आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि एक साल में आपने क्या कमाया, तो ऐसी ही तो कोई कंट्री है, आपको उसका परफॉर्मेंस चेक करना है कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप क्या चेक करेंगे, उसका नेशनल इनकम। जैसे मोदी जी पर इल्ज़ाम है कि मोदी जी के आने के बाद से जीडीपी कम हुआ है ना, इस टाइप की बातें हैं। तो ठीक है, मतलब उस पर अपन को चर्चा नहीं करनी है, पर बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको किसी कंट्री का ग्रोथ चेक करना है, उसका रियल कंडीशन चेक करना है, तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि उसने क्या कमाया इस साल, है ना। सो टू मेजर दी शॉर्ट रन परफॉर्मेंस, है ना, शॉर्ट रन परफॉर्मेंस अगर आप जानना चाहते हैं, शॉर्ट रन इसलिए क्योंकि एक साल का ही अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। फिर सेकंड क्या है भाई, टू एनेबल दी बिजनेसेस टू फोरकास्ट the future demand for their products। अब यार देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है इसमें। उनका ये कहना है कि जो बिजनेसमैन है वो नेशनल इनकम को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इस बार गुड्स की डिमांड क्या होने वाली, मतलब फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली। जैसे एक बात कहता हूँ, मान लो आपको पता चलता है कि सपोज यूएसए है, यूएसए की नेशनल इनकम लगातार बढ़ते जा रही है, तो आपको क्या लगता है गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। और सपोज आप यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पर, तो अगर वहाँ की नेशनल इनकम हर बार बढ़ रही है तो इसका मतलब आपको क्या लगेगा कि अब वो कंजम्पशन और बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब उनको पता चल रहा है कि फ्यूचर में डिमांड अपनी बढ़ेगी। या सिंपल सी बात है यार, किसी की भी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ाता है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम कर देता है। तो नेशनल इनकम से हम फ्यूचर में डिमांड का क्या होने वाला है वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, आप फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड को। ठीक है,
3 नंबर का आता है, 3 पॉइंट लिखना है बहुत है, 2 या 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो अपन 4-5 पढ़ लेंगे, आपको 2-3 लिख देने हैं डिपेंडिंग ऑन की नंबर कितने का आया है ना। फिर आता है टू इवेल्युएट इकोनॉमिक वेलफेयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड। आप बताइए, अगर आपको जानना है कि किसी का मतलब जैसे अपन को जानना है कि कोई कंट्री कितनी अच्छी कंडीशन में, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा या पहले से बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अपन नेशनल इनकम देख लेते हैं। जैसे अपन, या सिंपल सी बात है, आपको पता चलता है कि कोई पर्सन है जो बहुत अमीर है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा? ऑब्वियसली उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वो वेलफेयर की कंडीशन में होगा, उसका सब बढ़िया चल रहा होगा। ऐसा नॉर्मल केस में, मनी टर्म में, है ना, इमोशनल नहीं होना है आपको। ऐसे समझना है कि यार ठीक है, अगर इनकम ज़्यादा है तो नॉर्मल केस में तो आप हैप्पी ही होंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा, है ना, आप वेलफेयर की कंडीशन में ही होंगे, आपका कल्याण होगा, ऐसा समझ लीजिए। सो टू इवेल्युएट इकोनॉमिक वेलफेयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, वहाँ पर इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या अंडरलाइन करूँ, बताओ, इकोनॉमिक वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और आगे चलते हैं और अब देखते हैं इट हेल्प्स मतलब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हेल्प्स, है ना, इन इंटरनेशनल कंपैरिजंस, ठीक है। आप बताइए, आप इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे? जैसे मैंने बताया था आपको कि भारत जीडीपी में 7th रैंक पर है, तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि सबसे फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, कौन सबसे अच्छी कंडीशन में है, आप कंपेयर कर सकते हो। अब सोचो, अगर आपने अपना नेशनल इनकम मेजर ही नहीं करा है तो फिर आपको कंपेयर कैसे करेंगे किसी और से? सभी देश मेजर करते हैं अपनी अपनी नेशनल इनकम को, तभी तो अपन कंपेयर कर पाते हैं, ठीक बात है, कि किसकी नेशनल इनकम ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अच्छी कंडीशन में चल रहा है ना। जैसे आप नॉर्मली कंपनीज में भी तो यही करते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छी कंडीशन में चल रहा है, तो देख लो उसने क्या कमाया है ना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई, और अगला जो पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग मॉनिटरी, फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसीज। नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए आप डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बना सकते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी सब अपन आगे चल के पढ़ेंगे, मनी से रिलेटेड पॉलिसी, कितना मनी इशू करना है ना, इस टाइप से। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, ट्रेड पॉलिसीज़ बिजनेस से रिलेटेड। तो नेशनल इनकम को मेजर करके आप डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं। यार सिंपल सी बात है, हर कोई पॉलिसीज़ अपनी इनकम को ध्यान में रखती है तो बनाती है भाई, जिसकी जैसी इनकम उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाएगा कि उसको आगे क्या करना है ना, ठीक है। एक आध और अपन लिख लेते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट पर आ जाते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सब कुछ स्टडी मैट से ही लिख रहा हूँ मैं, बस उसको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन अ कंट्री। अब आपको जानना है कि कहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। तो समझ लीजिए, अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी हैं पहले से। और अगर कहीं का नेशनल इनकम कम हो रहा है डे बाई, मतलब ईयर ऑन ईयर, तो इसका मतलब ये कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के लिए 6 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको 2 3 4 तो कम से कम याद रख के चलना ही है ना, वहाँ जाकर डिस्काउंटिंग हो जाती है, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या क्या पढ़ दिया? अपन ने सबसे पहले जाना क्या, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। आपको लिखना भी है और सेम डे याद भी करना है। चीज़ों को इतनी बार पढ़ के देख लो कि साथ साथ होते जाए। अगर आप बाद में सोचोगे हम बाद में याद कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। सो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इनकम या मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और हमारी थर्ड हेडिंग पर आते हैं। थर्ड हेडिंग है हमारी डिफरेंट
कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर ए। ये है ग्रॉस और नेट का, ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बताइए क्या आप जानते हैं? हाँ, ये तो जनरल सी बात है यार। अच्छा, ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब अपन आगे चल के नेशनल इनकम के सम्स सॉल्व करेंगे तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये सब डायरेक्टली भी एग्जाम में आते हैं, तो हर तरीके से अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है ना। सो ग्रॉस मतलब वैल्यू इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, और यहाँ पर वैल्यू एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। कोई असेट की जो टोटल वैल्यू होती है उसे अपन ग्रॉस वैल्यू भी कहते हैं ना, उसमें से अगर आप डेप्रीशिएशन घटा देते तो वो क्या कहलाती है? नेट वैल्यू कहलाती है। और जो नेट वैल्यू होती है उसे ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना। ये जो है इसे मोर रियलिस्टिक, क्योंकि सही मायने में तो वैल्यू यही है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू आ जाएगा, है ना। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि नेट वैल्यू मतलब क्या होता है ना। इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप ऐसे मत समझना कि ये टाइम पास चल रहा है। तो ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस को अपन जी वर्ड से डिनोट कर देते हैं, नेट को एन से डिनोट कर देते हैं, डेप्रीशिएशन को डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, डेप्रीशिएशन के कुछ और भी नाम है, वो भी बता देता हूँ, बार बार ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो डेप्रीशिएशन के कुछ और भी नाम है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। भाई फिक्स कैपिटल को आप कंज्यूम करते हो, तो जितना कंज्यूम करते हो एक बार में वही तो डेप्रीशिएशन है। भाई 10 लाख की एसेट को कंज्यूम करा तो वो 8 लाख का बचा, तो मतलब 2 लाख का आपने कंज्यूम कर लिया एक तरीके से, है ना। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या कहलाता है? डेप्रीशिएशन का ही दूसरा नाम है। आप इसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, या ठीक है, ये नाम ज़रूरत पड़ेगी नहीं अपन को। तो डेप्रीशिएशन को अपन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, है ना। ऐसा ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, हालांकि वो नाम में ही समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड मैं अभी यूज़ कर नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे बात करते जाएंगे। तो ये हो गया ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन का। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अपन डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कॉन्सेप्ट की। ये डोमेस्टिक एंड नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जो अब लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिन्होंने 12th में पढ़ा है वो भी बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। देखिए क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। इनकम, पेन कोई और यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं उठा लेता हूँ, कोई ये उठा लेते हैं। ठीक है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट, ठीक है, इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, और यहां लिख रहा हूं इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स within or outside the domestic territory या बाउंड्री, है ना। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना आप, है ना। इसके अपन दो पार्ट करेंगे,
ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कोई भी हो, कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, मैं समझाऊंगा, आप अभी लिख लीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ भी इस तरीके से 2 एरो निकलेंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स, कहाँ पर, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से। देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं रेड। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कि घर में आपने क्या बनाया, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक बाउंड्री में आपने क्या प्रोडक्शन करा है, और दूसरा नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम 2 टाइप के कॉन्सेप्ट है ना, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन या नेशनल प्रोडक्शन भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, रेसिडेंट हो या नॉर्मल रेसिडेंट हो, आपने प्रोडक्शन कहाँ करा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो डोमेस्टिक इनकम ही मानी जाएगी। वापस बोल रहा हूँ, अगर भारत देश की बाउंड्री के अंदर भारत देश का कोई व्यक्ति कुछ बनाता है या बाहर से अगर कोई प्रोड्यूस करता है, तो वो जो भी प्रोडक्शन भारत में हुआ है वो सब डोमेस्टिक आय का पार्ट बनेगा। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, कोई भी बनाए वो क्या कहलाएगा, आपका डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ए, यहां लिख दे रहा हूं मैं बी, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और यहां पर देखो आप, यहां पर क्या लिखा है एक बार, यहां पर मेन शब्द क्या है, जैसे यहां पर क्या था, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है, वापस डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन किसी ने भी करा उससे मतलब नहीं है, जो भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में बनेगी वो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। और यहां पर मेन शब्द क्या है, रेसिडेंट। आप भारत के निवासी हैं, अब चाहे आप इंडिया के अंदर कमाएं और चाहे आप इंडिया के बाहर कमाएं, इससे मतलब नहीं है, जो भी आप कमाएंगे वो नेशनल इनकम कहलाएगी। तो भारत के अंदर लोगों ने 100 करोड़ कमाया, बाहर से 20 करोड़ और कमा लिया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 120 करोड़ हो गया, है ना। तो अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप चाहे भारत के अंदर कमाएं या बाहर कमाएं, ओवरऑल वो इनकम क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी, ठीक है। सो देखो यहां पर क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो रेसिडेंट ने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया। और यहां पर क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाओ या बाहर कमाओ, ये दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम। अच्छा एक बात पर आपने ध्यान दिया, यहां पर लिखा है, ये देखो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और यहां पर भी क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये और ये जो है ये तो एक ही बात है, यहां भी वही लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यही बात यहां भी लिखी है। तो इसको मैं नाम ए ही दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही है, दोनों एक ही बात है, डुप्लीकेशन हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और इसे नाम दे रहा हूं मैं सी, ठीक है। सो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा इन दोनों को अपन मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि आपने घर की इनकम भी मिला दी, बाहर की भी मिला दी,
ठीक बात है। तो डोमेस्टिक में मेन शब्द क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी बनाए कुछ भी, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। और अगर भारत का कोई रेसिडेंट है, वो इंडिया में कुछ कमाए या बाहर कुछ कमाए, उसकी दोनों की इनकम मिलाकर नेशनल इनकम में आ जाएगी। ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आप समझिए डोमेस्टिक, अच्छा इनकम को वाई से डिनोट करते तो वाई दिखा दे रहा हूं। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या हो गया अपना ए प्लस बी, ठीक है। और आपका नेशनल इनकम क्या हो गया ए प्लस सी। दोनों में ए कॉमन दिख रहा है, बोलो यारो। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं अपन। यहां से देखा जाए तो अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको पहले नीचे कर देते हैं। देखना यहां पर मैं ए बराबर क्या लिख सकता हूं, डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, भाई ये इधर आ जाएगा ना, है ना। सो ए इक्वल्स टू डी बाय माइनस बी, है ना। इक्वेशन को बस थोड़ा सा चेंज करा है, ये मैंने यहां पर लिख दिया, डन। अब आप चेक करो इसको, ये क्या लिखा है, नेशनल इनकम बराबर, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इतना खींच रहा हूँ इसको, बस 2 मिनट लगेंगे। सो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम माइनस बी और प्लस सी तो है ही, और यहाँ आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक बात है। तो नेशनल इनकम बराबर डोमेस्टिक इनकम और प्लस पहले लिख देते हैं प्लस सी माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक बात है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपकी नेशनल इनकम, और ये क्या है आपकी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो इनका कहना है कि नेशनल इनकम मतलब डोमेस्टिक इनकम प्लस सी माइनस बी। देखते हैं सी और बी क्या है। सी मतलब क्या है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब भारत के लोगों ने बाहर से कुछ कमा कर लाए हैं, भारत के लोग बाहर से कुछ कमा कर लाए हैं। ठीक है, और सी माइनस क्या था भाई आपका बी था। बी मतलब क्या है, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, बाहर के लोग आकर अपने यहां से कमाएंगे। तो भारत के लोगों ने बाहर से कुछ कमाया, बाहर के लोगों ने भारत से कुछ कमाया, तो नेट कर दो हमने कितना कमाया। ठीक बात है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। तो यहां पर आप चेक कर लो, सी मतलब क्या था, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, है ना, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। भाई आप आउटसाइड इंडिया से कुछ कमा कर लाए हैं। ठीक है, और बी मतलब इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आपने आकर हमारे यहाँ कुछ कमाया, हमने आपके यहाँ आकर जाकर कुछ कमाया। ठीक है, नेट कर दो कि किसने कितना कमाया। ठीक है, अच्छा अब ये जो है इसका एक और नाम है, पता है नाम क्या है इसका, इसका नाम है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना सिंपल नाम है, देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, भाई हमारे देश के निवासियों ने अपने देश के निवासियों ने बाहर से कुछ कमाया है, तो उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो मिला है वो फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम क्यों बोलते हो, वो तो मैंने बता ही दिया, फ्री में विदेशों से कुछ मिल गया तो वो थोड़ी काउंट करेंगे, जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपने कमाया बस वही काउंट करते हैं। सो नाम क्या दे दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या हो जाएगा, बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ आकर कमाया, तो इसको अपन बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर वालों को हमारे यहां से क्या मिला। ठीक बात है। तो अब कुल मिलाकर क्रक्स क्या निकला कि नेशनल इनकम बराबर क्या होता है, देख लीजिए। अब नेशनल इनकम बराबर डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसा लिख सकता हूं NFI, बहुत फेमस वर्ड है ये, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। तो इसको लिख देता हूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अरे यार ये गलत शब्द लिख गया, नेट फैक्टर नहीं लिखना चाहिए मुझे, पता है क्या लिखना चाहिए,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेशों से आपने क्या कमाया, माइनस विदेशों मतलब बाहर वालों ने हमारे यहाँ से क्या कमाया, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब घर में आपने क्या कमाया, बाहर से आप क्या कमा कर लाए और बाहर वाले आपसे क्या कमा कर ले गए, है ना। इसको और शॉर्ट करके लिखता हूं, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट शब्द क्यों आ गया, क्योंकि अपन ने इन दोनों को नेट करके लिख दिया। भाई हमने बाहर से कुछ कमाया, बाहर वालों ने हमारे यहाँ से कुछ कमाया, तो नेट हमने क्या कमाया वो निकल जाएगा, है ना। सो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि ये क्या है। अब नेशनल इनकम को वो N से डिनोट करते हैं, डोमेस्टिक को वो D से डिनोट करते हैं, और ये तो NFIA ही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक बात है। तो ये था नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट। नॉर्मल केस में नेशनल ज़्यादा होगी, है ना, नॉर्मल केस में, बाकी कभी कभी कम भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक में आपने कमाया और हो सकता है कि बाहर से आप कम कमा कर लाए, बाहर वाले अपने यहाँ से ज़्यादा कमा कर ले गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक बात है। तो ये अब ध्यान रखना आप, है ना, नेशनल इक्वल्स टू D प्लस NFI, ये वो कभी भी घुमा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करूं कि वो नेशनल बन जाए, तो ऐसा भी पूछ सकते, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI ये तो नेशनल आ जाएगा। नेशनल में से क्या घटाऊं कि आपका डोमेस्टिक आ जाए, तो नेशनल में से आप NFI ये घटा दीजिए, है ना। जैसे देखना, बताओ डोमेस्टिक इनकम बराबर क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम बराबर क्या होगा, नेशनल इनकम माइनस NFIA, है ना, ऐसा करके ये हो जाएगा। तो सिंपल है, ये NFI आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए विदेशों से आपने कमाया 100 करोड़ और विदेश वाले आपके यहाँ से कमा कर ले गए 80 करोड़, तो आपने नेट कितना कमाया, 20 करोड़, और जो घर में कमाया था सपोज वो था 500 करोड़, तो 500 करोड़ प्लस 20 करोड़ 520 करोड़ हो जाएगा, है ना। ओके तो ये था नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट। तो दो बातें अपन समझ गए, इन शब्दों की जानकारी बहुत जरूरी है। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस में से क्या रिड्यूस करेंगे तो नेट आ जाएगा, नेट में क्या ऐड करें कि ग्रॉस आ जाए, है ना। हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर ठीक है, अभी भी आप अच्छे समझते जाएं। फिर डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है समझ में आया। हालांकि इतना ज्ञान बांटा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी है, अपना तो सिंपल काम हो जाएगा कि भाई डोमेस्टिक में आप डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए तो आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा दीजिए तो वापस से डोमेस्टिक बन जाएगा, है ना। वो तो इक्वेशन को घुमाते रहने वाली बात है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन आगे, आप ये सब लिख लेना, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं अब C नंबर के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। A हो गया, B हो गया, अब आ जाते हैं अपन C पर, ठीक है। C है हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये शब्द क्या है ना, ये रैंडम वर्ड उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये है सिंपल सी कि जब मैं नेशनल इनकम को आगे पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे कमेंट करना है 2 नंबर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या है ये। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं ना, वही फैक्टर कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने लैंड के बदले रेंट पे करा, लेबर के बदले वेजेस पे करी, आपने कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करा और एंटरप्रेन्योर को आपने प्रॉफिट पे करा। तो जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं वो फैक्टर कॉस्ट होती है, ठीक बात है। सो अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक बात है। अमाउंट पेड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, मैंने क्या बताया आपको, सब कुछ आ गया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट वो अमाउंट होता है जो एक सेलर
कलेक्ट करना चाहेगा। सेलर तो क्या चाहेगा कि यार हमें हमारा सब कुछ मिल जाए, ये अपना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब कुछ मिल जाए, यही चाहेगा वो। सब कुछ जो भी उसने लगाया है वो कवर कर लेगा प्रॉफिट मिलाकर, है ना। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये होता है अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय, हाँ ठीक है, बाय कस्टमर। अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर लिखना चाहिए यहाँ पर, है ना। अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से आपको कितना अमाउंट लेना है, और यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर और करके लिख रहा हूँ, अमाउंट टू बी रिसीव्ड टू सेलर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड सेलर बनाता है और माल को बेचता है। तो इसने सोचा कि यार हमको ना 100 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज बेचना है, जो भी उसने बनाया उसको 100 रुपये में बेचना है। इसमें उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया, है ना। इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, समझ रहे हैं। तो अब देखो, इसको पढ़ के देखो आप, अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई जो भी बना रहा है, तो जैसे ये प्रोड्यूसर है तो इसने लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन सबको पे करा होगा, तो जो पे करा होगा वही वो कलेक्ट करना चाहेगा सामने वाले से, है ना। प्रॉफिट भी मिलाकर, है ना, तो प्रॉफिट तो मिला ही हुआ है। तो समझना आप बात को, इसलिए मैंने लिखा है अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करेंगे वही आप कलेक्ट करना चाहेंगे। तो इसको एक और बात लिख सकते हैं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड टू सेलर। सेलर को कितना मिलने वाला है, यही तो मिलेगा, 100 रुपया। तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें सारी चीज़ें जोड़ दो, आपके सारे खर्चे जोड़ दो, मतलब रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट जोड़ दो अपना, तो सब मिलाकर आपका ये निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर, तो वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक बात है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जब ये मिलाओगे तो क्या आएगा, आपका मार्केट प्राइस आएगा। तो देखो क्या लिखा है मार्केट प्राइस में, क्या लिखा है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कितना मिलना है, कस्टमर से मान लो इनडायरेक्ट टैक्स आपका 20 रुपये है, तो 100 रुपये आपको खुद के लिए चाहिए, 20 रुपये गवर्नमेंट ने बोला कि हमको भी कलेक्ट करके लाओ। तो देखना, प्रोड्यूसर ने खुद के लिए 100 रुपये मांगने थे कस्टमर से, 20 रुपये गवर्नमेंट के बिहाफ में मांगने, तो टोटल 120 रुपये अपन मांगे कस्टमर से। इसलिए क्या लिखा है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर से हमें कितना मिलेगा, 120 रुपया। कस्टमर से हमें मिलेगा 120 रुपया। खुद के लिए कितना बचेगा, 100 रुपया। क्यों, क्योंकि जो 120 रुपया है उसमें से 20 रुपया तो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, 100 रुपया मैं खुद रख लूंगा, है ना। ओके, वापस से बोलता हूँ। सो मार्केट प्राइस मतलब जो कस्टमर से हमें मिलना है, ठीक बात है। और फैक्टर कॉस्ट मतलब जो मुझे बचना है, जो मुझे मिलना है, जो सेलर या प्रोड्यूसर को मिलना है, ठीक बात है। ओके, तो सिंपल शब्दों में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ सर, सिंपल है भाई, ये मुझे मिलना है, ये मुझे मिलना है, ठीक है, नहीं ये मुझे बच जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए, है ना। ये मेरे खुद के लिए, ठीक है, और ये किसको देना है, ये गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। ओके, तो मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जनरल बात है, तो आप कब से जानते थे, कोई नई बात है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा उसको भी आता है यार, कि भाई कोई भी गुड्स एंड सर्विस जब आप सेल करते हो तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़कर फिर आप बेचते हो, तो जो अमाउंट आपके लिए बच जाता है वो फैक्टर कॉस्ट है, और जो गवर्नमेंट के लिए आपने टैक्स कलेक्ट करा है वो तो गवर्नमेंट को चला जाता है ना, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी सब्सिडी भी तो हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जैसे टैक्सेस लगते हैं तो कभी कभी गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स के केस में सब्सिडी भी दे देती है। तो जैसे कि देखिए, इसको पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। या फिर इसे रुको, अपन जो फाइनल फॉर्मूला है उसे बंद करेंगे बॉक्स में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सब्सिडी देता है, इन केस ऑफ सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसी गुड्स पर तो क्या होगा, तो फिर देखना, मान लीजिए ये लिख लिया फैक्टर कॉस्ट, मैं बेचने वाला था सपोज 100 रुपये में,
अभी गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये तो एसेंशियल गुड्स से तुम 100 रुपये में मत बेचो, थोड़ा कम में बेच दो। हम कहेंगे नहीं सर, हमको हमारा खर्चा ही 100 रुपया है, हमको तो 100 रुपया कलेक्ट करना ही है, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100 रुपया पे करा है, तो हमको तो 100 कलेक्ट करना ही है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, एक काम करते हैं, हम आपको सब्सिडी दे देते हैं 20 रुपये की, आप फिर इस गुड्स को 80 रुपये में बेच देना। हम कहेंगे ठीक है, हमको क्या करना, हमको तो 100 रुपये चाहिए, चाहे कस्टमर दे चाहे आप दें, तो 80 रुपये कस्टमर से ले लें, 20 रुपये आपने दे दिए, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट में से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके मार्केट प्राइस आएगा। तो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी कितनी, 20 रुपये, तो अब आप मार्केट में कितना बेचोगे, 80 रुपये का। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हों तो ऐड करना होगा, और अगर सब्सिडी हो तो लेस करना है, ठीक है। तो अगर दोनों को साथ में देखें, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, तो क्या होगा, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाए। सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां से आ गया, अरे भाई सिंपल तो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दोनों को नेट कर दो आप, ठीक है। जैसे नेट करके बताता हूं आपको, सपोज आप कोई वस्तु बेचने वाले थे 100 रुपए की, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लग गया 50 रुपए का, तो आप 150 में बेचोगे अब, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया सुनो ना 30 रुपए की सब्सिडी हम आपको देते, थोड़ा इसका प्राइस कम कर दो, तो हम क्या करें, कम कर देंगे। तो 100 प्लस 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 कर दो या सीधा 20 रुपये ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा मार्केट प्राइस, 120 रुपया, ठीक बात है, ओके। तो आपको ये समझ में आया, MP इक्वल्स टू FC प्लस NIT। अब इसको वो खूब घुमाएंगे, कहेंगे बताओ FC मतलब क्या, तो तुम कहना मार्केट प्राइस माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। या कैसे भी इक्वेशन को घुमा सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ FC बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, MP माइनस NIT, है ना। ऐसे वो कई बार घुमा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, आपको MP और FC का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स अपन ने वर्ड यूज़ करा, इसमें 2 टाइप के टैक्सेस शामिल होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के टैक्सेस कौन कौन से, एक तो होते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस, कौन से होते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस। दूसरे होते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस, या टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन बोल देते हैं इसे, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन शायद आ चुका है ना, ध्यान से जो भी बात समझा रहा हूँ वो एग्जाम में आ ही सकती है, क्योंकि समझो आप इकोनॉमिक्स में मैं उतना ही लिखूंगा जितना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ना। तो अब हो सकता है बस यही आ जाए कि बताइए ये टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भाई, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेविड ऑन प्रोडक्ट्स और डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, हालांकि अब ये चीज़ें बहुत कम गुड्स पर ही लगती हैं, पर ठीक है। आपका GST हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्ट पर टैक्सेस लगते हैं ना, इन सबको जोड़ने के बाद ही आप मार्केट में सेल करते हैं। तो ये तो आप जानते ही थे, है ना, प्रोडक्ट टैक्सेस। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन क्या होते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि इसमें पहले लिख देते हैं अपन, सच एज फैक्ट्री लाइसेंस, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं पॉल्यूशन टैक्स वगैरह कुछ हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। ऐसा ही आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है ना। सो कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं टैक्सेस विच आर अनरिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है, समझिए आप। अब देखो, जैसे अपन बात करें
इन टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी वगैरह, ये तो ऐसा है कि तुम्हारी जितनी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से उतनी वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा आपको। पर जो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है वो क्या है आपके, कि ठीक है आप फैक्ट्री चला रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो अब ये फैक्ट्री का लाइसेंस है, प्रोडक्ट तो ठीक है, मतलब फैक्ट्री खुल रहा है तो लाइसेंस आपको लेना पड़ा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, इस टाइप का नहीं है ये, है ना। फिर आप लोकल अथॉरिटीज़ को कोई टैक्स पे करते हैं कि भाई आप सीधी सी बात है किसी लोकेलिटी में आप कुछ काम कर रहे हो तो लोकल अथॉरिटीज़ को एक छोटा अमाउंट टैक्स का पे करना होता है, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये तो ठीक है, मतलब आप सिंस काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में तो आपको टैक्स देना है ना। फिर पॉल्यूशन टैक्स है, अब आपकी फैक्ट्री से थोड़ा बहुत पॉल्यूशन भी होता है तो उसका आपको पॉल्यूशन टैक्स पे करना है, तो ये कनेक्ट नहीं है किससे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट से, है ना। तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब जो प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट पर लगाए जाते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या जीएसटी वगैरह, है ना। और जो अनरिलेटेड है टू दी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, जैसे कि लाइसेंस लिया, लोकल अथॉरिटीज़ को टैक्स दिया या फिर पॉल्यूशन टैक्स वगैरह, है ना। ओके, सो ये थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं, किस चीज़ की अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ प्रैक्टिस, जवाब आपको देना है, हो सके तो आप पॉज करना, लेकिन जवाब आपको ही देना है, ठीक है। मैं कुछ तो भी टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ GDP एट MP, अभी मैं डिफाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद डिफाइन करके एक एक बात समझाऊंगा, अभी तो बस डायरेक्ट पूछ रहा हूँ मैं। बताओ GDP एट MP से मुझे पहुँचना है NDP एट MP पर, बताओ कैसे पहुँचेंगे, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो कैसे आपको अंदाज़ा लगाना है, समझिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहाँ पर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ग्रॉस और नेट क्या डिफरेंस होता था बताइए, डेप्रीसिएशन का, तो यहाँ क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। फिर डोमेस्टिक दोनों जगह है, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट दोनों जगह है, मार्केट प्राइस दोनों जगह है। तो अगर GDP एट MP में से केवल डेप्रीसिएशन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, NDP एट MP। चलो अच्छा, दूसरा पूछता हूँ, मान लो GDP एट MP दिया है और आपको पहुंचना है NNP एट MP पर पहुंचना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, तो डिफरेंस का है, डेप्रीसिएशन का, डेप्रीसिएशन घटा दो तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन जाएगा तो नेट बन जाएगा। फिर D यहाँ डोमेस्टिक है या नेशनल है, क्या ऐड करेंगे, घरेलू आय में, घर की आय में क्या जोड़ दें तो नेशनल इनकम बन जाएगी वो, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, विदेशों से प्राप्त सुविधाएं जोड़ दो, है ना। सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI, तो डोमेस्टिक नेशनल बन गया क्योंकि हमने डोमेस्टिक में NFI जोड़ दिया। फिर प्रोडक्ट तो सेम ही है, MP सेम ही है। समझ पा रहे हैं आप हो क्या रहा है। और देख लेते हैं, सपोज अपन बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ NDP एट FC, आपको पहुँचना है GNP एट MP, बताइए कैसे पहुँचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर नेट है, यहाँ पर ग्रॉस है, नेट को ग्रॉस बनाना है, बढ़ा करना है नेट को, और कैसे होगा, नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर दी तो वापस से ग्रॉस हो जाएगा, है ना, इतना तो समझते हैं ना आप। तो डेप्रीसिएशन ऐड कर दो तो नेट क्या बन गया, ग्रॉस बन गया। फिर यहाँ पर डोमेस्टिक है या नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या कर दें, विदेशों वाली जो विदेशों से प्राप्त सुविधा है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो ऐड कर दो। सो यहाँ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बन जाएगा आपका, डोमेस्टिक नेशनल बन जाएगा। एंड देन प्रोडक्ट सेम ही है, FC और MP, फैक्टर कॉस्ट को हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या ऐड करें, तो कॉस्ट में टैक्सेस और जोड़ दूँ तो मार्केट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो टैक्सेस मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो प्लस NIT, तो डेप्रीसिएशन ऐड करा, NFI ऐड करा, NIT ऐड करा, तो जाकर हम कहाँ पहुँचे, GNP एट MP पर। और एक आध और चेक कर लेते हैं, NDP एट MP को आपको बनाना है GNP एट FC, बना पाएंगे आप, चलिए चेक करते हैं, सोचिए ज़रा। नेट को ग्रॉस बनाना है, क्या करें, नेट को ग्रॉस बनाना है, डेप्रीसिएशन ऐड कर दीजिए। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, क्या ऐड करें, घरेलू आय में क्या ऐड करें कि नेशनल बन जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, MP को FC बनाना है, बताइए क्या करें,
MP नॉर्मली ज़्यादा होता है, FC कम होता है, तो MP में से अगर आप NIT घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो FC बन जाएगा। सो माइनस NIT घटा दीजिए तो आपका FC हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप भी कुछ खुद से करके देखना। यहाँ लिखता हूँ NP एट FC को आपको कन्वर्ट करना है GNP एट MP, इसको आप कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर GNP एट MP को NDP एट FC में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर GDP एट FC को NDP एट MP में कन्वर्ट करना। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखना करके कैसे होगा। कुछ नहीं है यार, वो 3 शब्द सिखाए ना आपको। ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, MP और FC में NIT का डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है NFIA का। बस इतना आपको सीखना है, क्योंकि अब कुछ बहुत डिफिकल्ट आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक थीम आपके दिमाग में नहीं गया ना तो समझना मुश्किल हो जाएगा। यही टर्म है जो बार बार यूज होने वाले, बार बार हम इन्हीं को डील करते रहेंगे। ठीक बात है, तो आप बस इतना प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए कि समझ में आ जाए आपको, और अगर कुछ डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिए आप। ठीक है, ओके। अब इसके आगे की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। इतना आप अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक बात है, ओके, टाटा बाय बाय।